हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए लेक्चर में। आज 13 दिसंबर 2022। आज हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। एक छोटा सा चेंज होगा आज के करंट अफेयर्स के क्लास में, वो है कि क्वेश्चंस फॉर टुडे जो है वो पहली स्लाइड में नहीं है, वो है लास्ट में। इसका मतलब आपको पूरा लेक्चर पहले सुनना है और उसके बेसिस पे आखिरी में 5 सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चंस 5 ही है, ठीक। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास। सबसे पहले हमारे पास आज कौन सा किस्सा है? तो आज हमारे पास सबसे पहली जो कहानी आती है वो आती है चाइना से, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो सऊदी अरब की यात्रा पे गए। 3 दिन का इनका विजिट था और इस विजिट ने पूरी वेस्ट में आग लगा दी है, टेंशन है। इतना ही नहीं, क्वाड के मेंबर्स में भी काफी इससे टेंशन बढ़ा है। क्वाड के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। क्वाड मतलब 4 देशों का ये ग्रुप है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये 4 कंट्री शामिल है। तो अब ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की विजिट से क्या एग्जैक्टली हुआ है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये शी जिनपिंग उधर गए ही क्यों थे, सऊदी अरेबिया में? तो देखिए, शी जिनपिंग जनरली कोविड के बाद से बहुत बहुत खबरदारी ले रहे हैं कि कहीं बाहर ना जाए, पर 3 दिन की विजिट पे गए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने भी उनको बहुत तगड़ा वेलकम दिया। इतना तगड़ा वेलकम कि ये इतना अच्छा वेलकम तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी नहीं दिया था। यानी किंग खुद मिलने को आए, क्राउन प्रिंस जो है वहां के, एमबीएस मतलब मोहम्मद बिन सलमान, वो भी काफी देर तक उनके साथ रहे। तो ये बहुत अच्छा वेलकम उन्होंने शी जिनपिंग को दिया था। कारण क्या है दोनों ने एक दूसरे को इतना अच्छा वेलकम देना, या फिर शी जिनपिंग का चाइना जाने में? उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, ये बेसिकली एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में की मीटिंग है। चाइना सबसे ज्यादा अपना जो ऑयल का इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरेबिया से करता है। सऊदी अरेबिया से पिछले साल यानी 2021 में 2020 की तुलना में 2021 में चाइना ने 40% यानी टू बी एग्जैक्ट 39% ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है। और इसलिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वो चाइना सऊदी अरेबिया का बन गया है। 87 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है दोनों के बीच में। 2021 का डेटा दे रहा हूं मैं आपको। तो 87 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड इन दोनों के बीच में होता है। यानी सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा अगर ऑयल का कस्टमर कौन है तो वो चाइना है। अब भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा ग्राहक अगर मिलने आएगा तो तुम उसके लिए तो रेड कारपेट बिछाओगे ही। फिर क्या यूएस नहीं रहा अभी सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर? तो बिल्कुल नहीं रहा। 2012 में जहां पे यूएस 76 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता था, वो सिमट के 30 बिलियन डॉलर पे बचा है। यानी जितना का ट्रेड चाइना के साथ सऊदी अरेबिया कर रहा है, उसका 1/3 ट्रेड ही सिर्फ यूएस के साथ हो रहा है। तो और ऊपर से यूएस सऊदी अरेबिया को ये मत करो वो मत करो वाली भी कहानियां बहुत सुनाते रहता है। इसीलिए क्या है कि अब सऊदी अरेबिया को लगता है, सऊदी अरेबिया को यह लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स शायद अपना उतना वैल्यूएबल ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, और इससे अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर अपने लिए चाइना है। तो उसने चाइना के लिए पूरा ग्रीन कारपेट बिछा दिया। अब क्या सिर्फ सऊदी अरेबिया के लीडर से मिलने गए थे? नहीं। तो अब हम यहां जानेंगे कि शी जिनपिंग क्या कहां गए थे। शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया में तो गए थे, लेकिन वो वहां पे ये जीसीसी के मीटिंग के लिए गए थे। अब ये जीसीसी का मतलब क्या है? ये होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? तो ये सऊदी अरेबिया और उससे लगे कुछ देश, इनका मिलके एक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करता है। और इनसे सबसे ज्यादा भूखा जो ऑयल के लिए देश है दुनिया में, वो फिलहाल चीन है, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट सब यहीं से होती है। तो यहाँ की सारी मीटिंग थी। अब सऊदी अरेबिया के किंग तो वहां थे, पर क्या बाकी देशों के भी किंग वहां पे मिलने आए? हाँ, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की में जितनी भी कंट्रीज है, उन सारी कंट्रीज के किंग उनसे मिलने आए। तो कौन सी कंट्रीज है आप यहाँ देख सकते हो। देखिए, ये है सऊदी अरेबिया, राइट। ये सऊदी अरेबिया के बाद में है ओमान। तो ओमान जो है वहां के किंग उनसे मिलने आए थे। ओमान के बाद है यूएई, तो यूएई से भी मिलने आए थे। उसके बाद कतर। कतर के तो राजा वर्ल्ड कप में बिजी है। वर्ल्ड कप में बिजी है मतलब वहां वर्ल्ड कप हो रहा है, तो बहुत बड़ा इवेंट है, वहां हो रहा है। पर फिर भी वो भी वहां पे मिलने आए। उनका नाम है तमीम बिन हमद, ये भी वहां मिलने गए थे।
यूएई के जो रूलर है जिनका नाम है शेख हमद बिन मोहम्मद, ये भी मिलने आए थे, है ना। उसके बाद में ओमान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने गए थे, सब लोग मिलने आए थे। बहरीन, बहरीन ये आपको यहां दिख रहा है, बहरीन छोटा सा, तो बहरीन से भी किंग हमाद उनको मिलने आए थे। कुवैत से भी कुवैत के जो शेख मिशा अल सबा वहां के किंग है वो भी मिलने आए थे। ये जो ग्रीन में आपको सारी कंट्रीज दिख रही है, ये ग्रीन में जो कंट्रीज है ये सारी कंट्रीज जीसीसी बनाती है। ये क्या बनाती है? जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑयल का सबसे बड़ा तेल का भंडार। अब यहाँ पे जैसे आपको इराक दिखेगा, यहाँ पे आपको जॉर्डन दिखेगा, ये सारी जो कंट्रीज है ये उनका हिस्सा नहीं है। ये जो है ये है येमेन, तो येमेन यहाँ पे जीसीसी काउंसिल का हिस्सा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है, ना कि इराक है ना ही जॉर्डन है। ये इधर आपको इजिप्ट वगैरह भी दिखेगा, पर ये हिस्से नहीं है। हिस्से में सिर्फ है सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई, इतनी ही कंट्रीज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और चाइना की मीटिंग थी, जिसके लिए शी जिनपिंग वहां पहुंचे थे, और ये मीटिंग जैसे ही हुई वैसे दुनिया भर में चर्चाएं शुरू होने लगी, क्योंकि ये क्वाड के लिए भी एक संदेश है कि देखो तुम मुझे काउंटर करने के लिए रुके। शी जिनपिंग का संदेश है कि तुम हमें काउंटर करने के लिए रुके हो, लेकिन हम तो बढ़ रहे हैं आगे। और दूसरा, वेस्ट, जहां पे यूएस का दबदबा बढ़ रहा था। देखिए दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी यूएस के प्रेसिडेंट को माना जाता था, पर उतना ही बड़ा वेलकम, शायद उससे ज्यादा बड़ा वेलकम सऊदी अरेबिया ने शी जिनपिंग को दिया है, जो यूएस के प्रेसिडेंट को देना चाहिए था उससे ज्यादा। इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो ये न्यूज, ये इस पे आपकी न्यूज बनी रहनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जैसे और कुछ बताने लायक, हाँ, जैसे अरामको के बारे में हम लोग सुन चुके हैं कि अरामको जो सऊदी अरेबिया की एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी, उन्होंने चाइना में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और चाइना में एक नया वहाँ पे ऑयल और पेट्रोकेमिकल का कॉम्प्लेक्स किया है। तो ये जो है ट्रेड, ये बहुत तगड़ा चल रहा है फिलहाल सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में, और इसीलिए शी जिनपिंग 3 डे विजिट पे सऊदी अरेबिया गए थे। तो इस पे अब काफी सारे सवाल बनने के चांसेस है, जिनमें से ये भी सवाल बन सकता है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन सी कंट्रीज है, या इनमें से कौन सी कंट्रीज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में नहीं है, ये सवाल बनेगा, है ना। इनमें से किसी का, कतार के प्राइम मिनिस्टर का, कतार के किंग का तो नाम आपको पता ही होना चाहिए। कतार के जो अमीर, उनका नाम है तमीम बिन हमद अल थानी। तो इनका नाम कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप भी हो रहा है और ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शामिल थे, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक सारे क्लियर हो गया। तो पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड ने ही रेड कारपेट मस्त बिछा दिया था शी जिनपिंग के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव। चलो अब चलते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी चाइना की अरब उसके बारे में, तो सही तो है, पर इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन है जो इसी ऐसे ही मुद्दे से रिलेटेड है। अब अगले पॉइंट की तरफ देखिए क्या दिया है। पाकिस्तान रैंक्स अटॉप लिस्ट ऑफ 82 नेशंस मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना। चाइना से इन्फ्लुएंस हुए वाले लोगों की लिस्ट बनाई गई है, और यानी ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो डायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर है, ऐसी कंट्रीज की लिस्ट बनी है, और उस कंट्री की लिस्ट को पाकिस्तान ने टॉप किया है। बराबर, चाइना का प्रभाव देख ही रहे हैं हम, जैसे अभी देखा सऊदी अरेबिया और ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में अगर शी जिनपिंग को इतना बड़ा वेलकम मिलता है, मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस वहां ज्यादा है। तो ऐसा ही इन्फ्लुएंस दुनिया भर की 82 कंट्रीज में और है, जहां पे चाइना काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे इकोनॉमी में उनका सलाह मशवरा लिए बगैर बातें आगे नहीं चलती। टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें चाइना प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजंस या इवन फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस भी चाइना से बात करके, उनसे सलाह मशवरा करके लिए जाते हो। तो ऐसी टोटल 82 कंट्रीज की लिस्ट बनी है, और ये कंट्रीज आपको यहाँ मैप में दिखेगा। जितनी भी रेड कलर में मार्क्ड ये कंट्रीज है, ये जहां जैसे आपको यहाँ पाकिस्तान दिख रहा होगा, ये या इधर की ये कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ये अरब कंट्रीज जो है, अरबियन कंट्रीज और साउथ अफ्रीका का
ऊपर का पार्ट ये उसमें है, इधर आपको चाइना का इन्फ्लुएंस दिखेगा और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आपको चाइना का इन्फ्लुएंस दिखेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ऐसी कंट्री, ये जो सर्वे किया गया बेसिकली, तो ये किसने किया, ये किया है डबल थिंक लैब्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक ताइवान की रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। सर्वे किसने किया, डबल थिंक लैब्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, जो एक ताइवान की रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने 82 कंट्रीज की लिस्ट बनाई। अब ये 82 कंट्रीज की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन रहा, पाकिस्तान, क्योंकि इन पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनके तो डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजंस हो गए, डिपेंडेंसी उस पे चाइना पे है, और इवन फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस भी इनके चाइना के गाइडेंस पे ही सारे डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा फिर कौन सी कंट्री पे इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है या इससे थोड़ा कम, तो सेकंड नंबर पे आता है कंबोडिया। आपको यहां दिखेगा, देखो पहले पे है पाकिस्तान, दूसरे पे कंबोडिया, तीसरे पे सिंगापुर, फिर थाईलैंड, पेरू, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और मलेशिया। इतनी कंट्रीज है, ये तो टॉप 10 कंट्रीज है जिन पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। लेकिन इसके अलावा 82 कंट्रीज और है, इनके अलावा और 72 कंट्रीज है जिन पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। तो अगर पूछा जाए कि चाइना का इन्फ्लुएंस वाली जो चाइना का इन्फ्लुएंस 82 कंट्रीज पे है, ऐसा किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, तो आपको याद रखना है डबल थिंक लैब्स, ये जो ताइवान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा था। अच्छा, तो इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस रिपोर्ट का नाम है द चाइना इंडेक्स। द चाइना इंडेक्स ये बेसिकली एक डेटाबेस है जो इन्होंने रीलॉन्च किया है ना। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सा डेटाबेस है जो डबल थिंक लैब्स ने रीलॉन्च किया, जिसमें चाइना द्वारा इन्फ्लुएंस की गई कंट्रीज की लिस्ट है, तो उसका नाम है द चाइना इंडेक्स। ये आपको याद रखना है, द चाइना इंडेक्स, ठीक है। तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोनों भी पॉइंट चाइना से ही रिलेटेड है। आज तो लग रहा है करंट अफेयर्स यानी सिर्फ चाइना के करंट अफेयर्स ले रहा हूं ना, पहले 2 पॉइंट चाइना से रिलेटेड। चलो अब चलते अगले पॉइंट पे। अगली कहानी क्या है हमारी, अगली कहानी है एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिशिंग हाउस से रिलेटेड। पब्लिशिंग हाउस कौन सा, ये पब्लिशिंग हाउस है पेंगुइन। पेंगुइन से आई हुई किताबों को पढ़ने में हमारी काफी रुचि होती है। जितने बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, हमेशा कहते हैं ना कि कौन से पब्लिशिंग हाउस से आई है, कहाँ से पब्लिश हुआ है, तो पेंगुइन से पब्लिश हुई किताबें होती है। ये पेंगुइन जो पब्लिशिंग हाउस है, जिनको हम पेंगुइन बुक्स के नाम से जाते हैं, उनकी एक्चुअली एक पेरेंट कंपनी है जिनका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस। हम जो पेंगुइन किताबों के बारे में बात करते हैं ना, तो वो पेंगुइन रैंडम हाउस ये उनकी पेरेंट कंपनी है। ये पेरेंट कंपनी इंग्लैंड में, बेसिकली लंदन में वहां पे बेस्ड है। और फिर इंडिया में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, यानी वो इंडिया का डिवीजन है। ऐसा ही उनका अमेरिका में पेंगुइन रैंडम हाउस अमेरिका, यानी एक अमेरिकन डिवीजन है, ठीक है। अब ये जो मेन इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस, ये पेंगुइन रैंडम हाउस के जो सीईओ है, उनका नाम है मार्कस डॉल। मार्कस डॉल, DOHLE, डॉल, यानी मराठी में तो डोहले बोल देंगे अपन, डोहले, हिंदी वाले डोले, मराठी से डोहळे वाले डोले, है ना। तो ये मार्कस डोहले जो भी आप कहिए, तो ये मार्कस डॉल है। इन्होंने कहा है कि अब हमसे हो रहा नहीं, हम होंगे रिटायर, हमको कुछ और करना है। तो ये अभी रिटायर होने वाले हैं, या रिटायर इन द सेंस ये कह रहे हैं कि मैं अभी ये काम नहीं करूंगा, कुछ और करता हूं। तो ये ही स्टेपिंग डाउन, वो अपनी जगह से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये पेंगुइन रैंडम हाउस जो ग्लोबल है उसके सीईओ थे, ये बोल रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूं। तो इसीलिए इसकी जो अब नई जिम्मेदारी दी गई है, जो नए सीईओ बने हैं, इंटरिम सीईओ, उनका नाम है निहार मालवीय। और निहार मालवीय इज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, नाम से ही आपको पता चल गया होगा निहार। तो निहार मालवीय बन गए हैं, यानी 1 जनवरी 2023 से निहार मालवीय, ये इंडियन ओरिजिन वाले व्यक्ति पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ बनेंगे। तो और एक इंडियन ओरिजिन व्यक्ति जो टॉप की पोजीशन पे पहुंचा है कहीं, वो है निहार मालवीय। देखिए निहार मालवीय ये पहले ही पेंगुइन रैंडम हाउस में ही है, लेकिन ये जो अमेरिकन डिवीजन है वो संभालते थे, मतलब वहां पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, COO। ही वॉज दी
COO कहाँ कहीं दिया है ना, सॉरी, चीफ ऑपरेटिंग CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप जो है ना, पेंगुइन रैंडम हाउस, वहां के थे, वहां के मतलब न्यूयॉर्क वाले डिवीजन के, अमेरिकन डिवीजन के ये हेड थे। अब इनको बोला गया कि आप वो छोड़िए और ये ग्लोबल वाला जो डिवीजन है, जो मेन हेड ऑफिस है कहाँ का, इंग्लैंड का, लंदन बेस्ड, वो संभालिए। और एक नाम हमको भी याद रखना है, नाम है निहार मालवीय। आई होप यहाँ, ओ सॉरी, यहाँ दिया देखो, निहार मालवीय वॉज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, है ना, कहाँ पे, अमेरिकन डिवीजन में। हाँ, तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमेरिकन डिवीजन में थे, अब जाके CEO बने हैं वो, कहाँ पे, तो 1 जनवरी से जगह संभालेंगे, कहाँ, लंदन के ऑफिस में। ठीक, आई होप यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जिसको याद रखना है। अब चलेंगे आगे, हुरुन 500 लिस्ट। एक व्यक्ति है जिनका नाम है रॉबर्ट हुगवर्थ। इनका नाम ही पढ़ रहा था मैं, आपको जाने बोलते, रूपर्ट हेगवर्थ नाम है इनका, रूपर्ट हुगवर्थ। लिख दूं क्या? मैंने 2-3 बार गलत प्रोनाउंस कर दिया। सही प्रोनाउंसिएशन है इनका रूपर्ट हुगवर्थ। अब क्या विषय है ये रूपर्ट हुगवर्थ का? ये रूपर्ट हुगवर्थ जो है, ये बेसिकली चाइना और जापानीज पढ़े थे अपनी ग्रेजुएशन में, है यूनाइटेड स्टेट्स के। वहाँ चाइना और जापानीज पढ़े, फिर उनको ध्यान में आया कि चलो कुछ अच्छा सा बिजनेस करते। फिर उन्होंने बिजनेस चालू करने के लिए इन्होंने एक रिच लिस्ट बनाना शुरू किया, चाइना के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट, है ना। और ये पॉपुलर हो गए चाइना में। चाइना में जो इनका नाम रखा गया था वो था हु रुन। इनका नाम था हु रुन। तो हु रुन ये रूपर्ट हुगवर्थ है, जो हुरुन है, जिनका ही चाइना में नाम रखा गया है हुरुन, है ना। अब क्योंकि इससे पहले भी हमने ये हुरुन 500 वाली लिस्ट देखी थी, तो ये वो हुरुन है। तो अब इनके नाम से ही, हुरुन 500 नाम से ये लिस्ट आती है, हुरुन 500 नाम से ये लिस्ट आती है ना। अब तो ये हुरुन जो है, हुरुन ये कौन है? ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है रूपर्ट हुगवर्थ, जिनको चाइना में हुरुन नाम से बुलाया जाता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स में नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी बता रहा हूं। पर इनकी जो लिस्ट है वो चाइना और इंडिया में बहुत फेमस है ना। ये रिच लिस्ट बनाते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट, इसके अलावा वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट, काफी सारी लिस्ट इनकी आती रहती है। इससे पहले भी हमने इनकी काफी सारी लिस्ट पे चर्चाएं कर चुके हैं। अब हम लोग यहां देखेंगे कि अब नई कौन सी लिस्ट आ गई। तो इन्होंने हुरुन ग्लोबल 500 की रैंकिंग फिर से दी है, और ये 500-500 की रैंकिंग करते मतलब, है ना। तो ग्लोबल 500 रैंकिंग, लेकिन अब काय की इन्होंने, अब की है इन्होंने कंट्रीज की, है ना, ऐसी कंट्रीज की जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज है। तो दे हैव रैंक्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यूएबल कंपनीज दे हैव। 500 कंपनीज टॉप की वैल्यूएबल कंपनीज जो है वो कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा है, उसकी रैंकिंग ही है। तो इनके हिसाब से सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी कंट्री में है? ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। सबसे वैल्यूएबल कंपनीज जो अभी फिलहाल है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। और यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ तो लिखा, यहाँ लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज है। और कितनी कंपनीज है? 260 आउट ऑफ 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, 250 से ज्यादा, 260 वैल्यूएबल कंपनीज अकेली यूनाइटेड स्टेट्स में है। 70 से ज्यादा, सॉरी 35 सेकंड नंबर पे जो है वो है चाइना, वहां पे 35 कंट्रीज है ना। फिर है जापान, फिर है यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया है 5वें नंबर पे। इंडिया में टोटल 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज है, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे टॉप में आता है। उसके बाद TCS ये सेकंड नंबर पे आता है। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये हुरुन ग्लोबल 500 की लिस्ट में 36वें नंबर पे है ना। तो फिर TCS भी आता है इंडिया की लिस्ट में। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में ये जो 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज है इंडिया की, इनमें अभी 4 कंपनी अदानी की भी आ गई है। इतना ही नहीं, LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें आ गई है। तो ये 20 सबसे बड़ी जो कंपनीज है, ये 20 कंपनीज इंडिया में होने की वजह से इंडिया का नंबर आया है 5वां।
तो इट इज अ कंट्री विद 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज एंड इज रैंक्ड 5th, और ये 5वां रैंक है इंडिया का। अब हम किससे आगे निकल गए? हम काफी सारी बड़ी कंट्रीज के आगे निकल गए इसकी वजह से। इससे पहले जो हमारा रैंक था पिछले साल, वो पिछले साल हमारा रैंक था 9th। इस साल हम पहुंच गए 5वें पायदान पे, 9th रैंक था। तो हम काफी सारे कंट्री से पीछे थे। ऑफकोर्स इस बार किससे आगे निकल गए? हम इस बार ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल गए, हम कनाडा से आगे निकल गए, हम जर्मनी से भी आगे निकल गए। इतना ही नहीं, हम साउथ कोरिया, ताइवान ऐसी कंट्री से भी आगे निकल लिए हैं। तो अब हमारे ऊपर सिर्फ बचा है यूएई, सॉरी यूएई नहीं, हमारे ऊपर बचा है सिर्फ यूके, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑफकोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 260 कंपनीज, चाइना के लिए भी काफी दूर है, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा कि इंडिया का 5th रैंक काय में आया है। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, कितनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज कौन से कंट्री में है उसके हिसाब से। ठीक, आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे अपन अगले पॉइंट की ओर। अगली कहानी है एक ग्रीन लिस्ट साइट के बारे में, है ना। एक एजेंसी है जो इंटरनेशनल नेचुरल कंजर्वेशन करती है, बराबर है। उस एजेंसी ने नए ग्रीन लिस्ट साइट्स को अनाउंस किया है। उन्होंने नए ग्रीन लिस्ट साइट्स को अनाउंस किया है। तो पहले तो ये जानेंगे हम लोग कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा। इसका नाम है IUCN। नाम क्या है इसका? IUCN। IUCN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हो गया IUCN। अब IUCN क्या करता है? IUCN की एक ग्रीन लिस्ट है, यानी वो उसमें ऐसे साइट्स बताता है कि जो साइट्स ने कंजर्वेशन के हिसाब से इतना अच्छा काम किया है कि वो अभी IUCN के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको सर्टिफाई किया जा सकता है। फिर से बताऊं, समझे नहीं? चलो देखिए, लेट से हमारे यहाँ पे कोई नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है। लेट से हमसे पास में यहाँ पे ताडोबा है ना। अब ताडोबा का कंजर्वेशन लोकल अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना बढ़िया करेगी कि उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना देगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी ऐसे स्टैंडर्ड का कि जो वर्ल्ड ओवर में बहुत कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वो स्टैंडर्ड पे उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं अपने साइट्स का या अपने एरिया का। अब हुरून पे जाने का मतलब नहीं था, IUCN पे। IUCN क्या करता है? ऐसे स्टैंडर्ड सेट करता है कि अगर ये चीज हो रही होगी तो ही हम बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट करता है कि ये 4-5 चीजें अगर हो रही होंगी तो ही हम इनको IUCN ग्रीन लिस्ट में सर्टिफाई करेंगे। तो इंडिया में अभी तक ऐसी एक भी साइट नहीं है जो इनकी लिस्ट में आई हो। हमारे यहाँ पे ग्रीन लिस्ट साइट एक भी नहीं है इंडिया में, है ना, क्योंकि हम उनके स्टैंडर्ड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, बराबर है। पर उन्होंने अभी जो नई लिस्ट जारी की उसमें 16 नए साइट्स के बारे में दिया है। कितनी नई साइट्स? 16 साइट्स। तो ये बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो एक ऐसे स्टैंडर्ड पे उनका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन होता है कि जो अनमैच्ड है, और फिर उसको IUCN सर्टिफाई करता है कि नहीं, ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से कंजर्व किए जा रहे हैं, है ना। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज का नाम आया, प्रोटेक्टेड एरियाज का। एक का नाम है कियांग-जियांगुआंग नेशनल पार्क। एक का नाम है कियांग-जियांगुआन नेशनल पार्क। ये कहां पे है? ये है ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ जेजियांग। ये चाइना में है, ऑफ कोर्स, है ना, ऐसा नाम चाइना में ही हो सकता है। कियांग-जियांगुआन नेशनल पार्क, इट इज इन जेजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। दूसरा जो है उसका नाम है हुआंगोशु सीनिक एरिया। तो ये हुआंगोशु सीनिक एरिया ये भी कहां है? ये भी चाइना में है। ये गुइजऊ नाम का जो वहां पे उनका प्रोविंस है उसमें है। तो इनका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन IUCN की ग्रीन लिस्ट के जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं उनके हिसाब से हुआ
इसलिए इनका नाम ये नए ग्रीन लिस्ट साइट्स में आया हुआ है। ठीक है, इनमें से इनका कहना ऐसा है IUCN का कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, और इतने स्टैंडर्ड्स हाई है तो सारी कंट्रीज को पॉसिबल नहीं है वहां तक कंजर्व करना, लेकिन सबने ये कोशिश करनी चाहिए ताकि तभी हम एक प्रॉपर ग्रीन वर्ल्ड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक ये IUCN की लिस्ट क्या है समझ गया होगा। 2 साइट्स का नाम उसमें बताया, कौन सा, कियांग जियांग युआन नेशनल पार्क, और दूसरा है हुआंगशू नेशनल पार्क, हुआंगोशू नेशनल पार्क, हुआंगोशू सीनिक एरिया है, सॉरी। तो ये दोनों का नाम उसमें आया है। इसमें जैसा मैंने कहा चाइना की ये 2 लिस्ट है, 2 जगह आई है, टोटल 16 नए नाम है, और इंडिया की एक भी लिस्ट IUCN की ग्रीन लिस्ट में नहीं है। ये क्लियर हो गया एकदम। चले अगले पॉइंट पे, लेट अस गो टू दी नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये तो है ग्रीन लिस्ट, अब हम बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट के बारे में। ग्रीन लिस्ट में इंडिया का एक भी नाम नहीं है, लेकिन रेड लिस्ट में हिमालयन 3 प्लांट्स के नाम आ गए। अब ग्रीन लिस्ट और रेड लिस्ट यानी ये क्या डिफरेंस है ना, वैसे कलर से आपको पता चल गया होगा। ग्रीन लिस्ट मतलब ऐसी चीज की जो बेहतर से बेहतर हो रही है, जिनका कंजर्वेशन बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है, जिनको बहुत अच्छे से रखा जा रहा है और जिनका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन मस्त हो रहा है, वो ग्रीन लिस्ट में आएंगे। रेड लिस्ट में कौन आएगा? रेड लिस्ट में ऐसे प्लांट्स या ऐसे स्पीसीज या बायोलॉजिकल स्पीसीज डाले जाते हैं जो कि इंडेंजर्ड है, जो कि वल्नरेबल है, या फिर जो एक्सटिंक्शन के बहुत करीब है। जो खतरे में है वो रेड लिस्ट में डाले जाते हैं, और जिनकी वजह से दुनिया हरी भरी रहेगी उनको ग्रीन लिस्ट में डाला जाएगा। समझ गए डिफरेंस? तो अब चलते रेड लिस्ट की वजह से। आपको यहां दिखेगा थ्रेटेंड वाली जो लिस्ट है ना, ये थ्रेटेंड मतलब खतरे में है ना। तो उसमें आपको यहाँ पे CR बोले तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिखेगा, जो खतरे में तो बोले लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरे में है। फिर एंडेंजर्ड यानी खतरे में जो है, और वल्नरेबल मतलब इनमें खतरा हो सकता है, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। ये थ्रेटेंड वाली लिस्ट में दिखेगा। अगर हम पहले तो वल्नरेबल होगा, फिर वो एंडेंजर्ड बनेगा, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड बनेगा जब ध्यान नहीं देंगे तब। अब कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर बन गया तो फिर वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो जाएगा। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी वाइल्ड में से तो गया है ना, फिर लैब में कहीं तो भी उसको रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, तो फिर वो तो क्या, बाकी जगह तो आपको मिल नहीं रहा, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया। सिर्फ आपने लैब में थोड़ा सा बता के रखा है तो वो हो जाएगा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और फिर अगर वो लैब में से भी खत्म हो गया तो वो तो हो गया एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, फिर कोई चांस नहीं उसको वापस लाने का। ठीक है ना। तो ये ऐसे हिसाब से चीजें कम यानी वल्नरेबल से लेके एक्सटिंक्ट तक जा सकती है। तो ऐसी कौन सी वो स्पीसीज है हिमालयन स्पीसीज की जिनके नाम यहाँ पे IUCN, फिर से IUCN है ना, तो ये IUCN ने दिए हैं कि जो इंडेंजर्ड है या तकलीफ में है या खतरे में है। तो इनके नाम आपको यहाँ दिखेंगे। पहला जो नाम है वो है मिसोट्रोपिस पेलिटा। मिसोट्रोपिस पेलिटा इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला गया है। मिसोट्रोपिस एलिटा ये जो है आपको बताता हूं मैं, हाँ, मिसोट्रोपिस एलिटा जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में गई है। उसके बाद ये फ्रिटिलोरिया सिरोसा, फ्रिटिलोरिया सिरोसा इसको हम हिमालयन फ्रिटिलरी भी कहते हैं। इनको अपनी लैंग्वेज में काकोली बोलते हैं, यानी हिंदी में काकोली कहा जाता है इसको। तो ये जो है इसको भी बोला है कि ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल है मतलब अब ये खतरे में जा सकती है अगर भारत सरकार या जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया तो। और तीसरा जो है जिनको हम लोग सलाम पंजा के नाम से भी जानते हैं, है ना, वो पंजा की तरह ऐसे 5 पत्ते होते हैं, सूखे हर्ब्स की तरह यूज होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं, यूनानी मेडिसिन में भी और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी, दोनों में यूज होते हैं। उसको बोला जाता है एक्टिलोरिजिया हैटागिरिया, है ना। तो ये भी एंडेंजर्ड वाली लिस्ट में है। ऐसे वो क्या है, मैं भी बायोलॉजी छोड़ के काफी साल हो गए इसलिए नाम लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, पर हाँ ये तीनों नाम
स्पेशली वो बच्चे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये तीनों नाम याद रखना है और उनके हिसाब से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी और इससे पहले का भी, ठीक है ना। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडिया से 3 मेडिसिनल प्लांट का नाम आया है। एक का नाम है मिजोट्रोपिस पिलीटा जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली लिस्ट में है। दूसरे का नाम है फ्रिटिलोरिया सिरोसा जो कि वल्नरेबल वाली लिस्ट में आया है। और तीसरा है डैक्टिलोरिजा हैटागिरिया, ये एंडेंजर्ड वाली लिस्ट में है, ठीक है ना। ये जो ना हैटागिरिया, इसको सलाम पंजा बोला जाता है, लोकल इसमें सलाम पंजा। ये एंडेंजर्ड काहे की वजह से पता है क्या? ये एंडेंजर्ड है क्योंकि इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी स्पेसीज वैसा तो रह जाएगा लेकिन स्पेसीज जो एरिया में बढ़ता है उसका जो हैबिटेट यानी उसका जो एरिया है बढ़ने का वो ही खत्म हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े तौर पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रेजिंग हो रहा है। ग्रेजिंग मतलब वो हमारे जो मवेशी चराने ले जाते हैं वहां पे, है ना, तो ये सारी चीजें उनके हैबिटेट में होने की वजह से उनका लॉस हो रहा है। तो ये पॉइंट आईयूसीएन की रेड लिस्ट वाला एकदम क्लियर हो गया होगा ऐसा समझता हूं। चलो अब चलेंगे हम लोग अगली पॉइंट की तरफ। अगला किस्सा क्या है हमारा? अगला किस्सा है आरबीआई से जुड़ा हुआ, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड पॉइंट है, एकदम दिमाग खोल के ध्यान देने का। क्या है? आरबीआई ने 7 कंसल्टेंसी फर्म्स को एआई और एमएल यूज करने का परमिशन दे दिया है। क्यों? ताकि सुपरविजन को इंप्रूव किया जा सके, अब ये एआई और एमएल क्या है? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल का मतलब है मशीन लर्निंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके सुपरविजन को इंप्रूव कराने के लिए आरबीआई ने 7 कंसल्टेंसी फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है। मतलब अब क्या, देखो आरबीआई का काम क्या है? बैंकों को रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना, सिर्फ बैंक्स नहीं एनबीएफसीज भी। तो बैंक्स और एनबीएफसीज में ध्यान रखने के लिए इनके पास सिस्टम्स होनी चाहिए। अब ये जो सिस्टम्स है ये मैनुअल तो नहीं रह सकती हरदम, यानी आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको शायद समझ में आ जाए। लेट से हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। अब पेटीएम पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए या पेटीएम पेमेंट बैंक का भविष्य कैसा रहेगा, वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारा देखने के लिए मैनुअल स्टडी करने की जरूरत है, बराबर है। मैनुअल स्टडी चलती थी, बराबर। अभी कुछ सालों से आरबीआई क्या कर रहा है कि टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहा है, यानी जो डेटाबेस आता है किसी बैंक के बारे में, एनबीएफसीज के बारे में, तो इनका डेटाबेस का एनालिसिस करता है। अब इतने बड़ा डेटा देखो ना कितना है, सारे डेटा का एनालिसिस आदमी बैठ के तो नहीं कर सकता, बराबर है। और अगर आदमी बैठ के एनालिसिस करेगा तो उसको समय लगेगा और उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत रहेंगे। इसीलिए वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके या मशीन लर्निंग का यूज करके हम वो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डेटा का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सके और मशीन लर्निंग का यूज करके हम उसके सॉल्यूशंस भी अगर फाइंड आउट कर सके कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो इन दोनों चीजों का यूज करके बैंक्स क्या करेगी, अपना काम आसान करेगी। और इसका फायदा कहाँ होगा? सुपरविजन में होगा, क्योंकि बैंकों को सिर्फ बैंक्स नहीं एनबीएफसीज भी है, ये रीजनल रूरल बैंक्स वाली जो सारी बैंक्स है वो है, कोऑपरेटिव बैंकों की तो इतने ही टाइप्स है, फिर एनबीएफसीज है, इनका सुपरवाइज करने के लिए मैनुअल पावर कम गिरती है। अब ये कराने के लिए इसलिए इन्होंने 7 अलग अलग कंसल्टेंसी फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया है, उनको कहा है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन दोनों का यूज करके सुपरविजन में मदद करें, है ना, यानी उनको और बेहतर बनाए। तो इसके लिए उन्होंने 7 फर्म्स को चुना है। ये अलग अलग 7 फर्म्स कौन सी है? तो ये 7 फर्म्स के नाम आपको बता रहा हूं, इन पे सवाल आएंगे कि ये फर्म का नाम उस लिस्ट में है क्या, है ना, जो 7 फर्म्स दी है उसमें है क्या, इसलिए ये सातों के नाम आपको पता होना जरूरी है। पहला जो है वो है एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, यानी एक्सेंचर जिनको हम एक आईटी कंपनी, हमको पता है एक्सेंचर ये। फिर है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, फिर है डेलॉइट तोहामात्सु इंडिया लिमिटेड, चौथा है अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी, फिर है केपीएमजी अश्योरेंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, फिर है मैकिन्सी एंड कंपनी, और लास्ट वाला है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड।
तो ये 7 कंपनीज को आरबीआई ने शॉर्टलिस्ट किया है, इसलिए ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज कर सके, ताकि बैंकों का सुपरविजन बहुत अच्छे से हो सके, डेटा का एनालिसिस प्रॉपर हो सके, है ना। इस सारी चीजों के लिए इनका यूज हुआ है। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे मैं जो लिख के रखा था उसमें से और एक दो चीज और आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था पेमेंट बैंक का, पेटीएम पेमेंट बैंक का। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में अगर स्टडी करना है तो उसका उससे रिलेटेड कुछ डेटा आया होगा। अब वो डेटा का स्टडी करके सुपरवाइज करने के लिए बैंक ये देख सकती है कि उनका फाइनेंशियल साउंडनेस कैसा है ना। वो सॉल्वेंसी से रिलेटेड उसका स्टडी कर सकती है। उनके पास जो एसेट्स है वो एसेट की क्वालिटी कैसी है, इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। ऑपरेशन यूजेबिलिटी उनकी कैसी है, इन सारी चीजों का स्टडी एआई और एमएल के द्वारा किया जाएगा सुपरविजन के लिए। तो आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे अपन अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। पहली तो रिलेटेड है क्रिकेट से, दूसरी रिलेटेड है फुटबॉल से। क्रिकेट से रिलेटेड चीज पे पहले आएंगे हम। ईशान किशन जो कि इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन हैं, यानी ओपन करते हैं, मैक्सिमम तौर पे इंडिया के लिए ओपन ही करते हैं। तो ईशान किशन जो ओपन करते हैं इंडिया के लिए, उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट जो फाइनल वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। ही हैज स्कोर्ड फास्टेस्ट डबल 100, और ये कितने बॉल में आया, 126 बॉल में इन्होंने वो डबल 100 बनाया है। इसके साथ इन्होंने क्रिस गेल का 138 बॉल में बनाया हुआ डबल 100 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ठीक है, तो ईशान किशन इस तरह से दुनिया के सबसे फास्ट डबल 100 मारने वाले व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए। वैसे इंडिया के लिए रोहित शर्मा तो 3 डबल 100 मार चुके हैं, फिर वीरेंद्र सहवाग मार चुके हैं, सचिन तेंदुलकर मार चुके हैं, और इस लिस्ट में नाम आना ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ईशान किशन 126 बॉल में सबसे फास्ट डबल 100 मारने वाले इंडियन बन गए हैं ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में। दूसरी जो चीज है वो है अभी कतर में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उससे रिलेटेड। मोरक्को, इन्होंने पूरी दुनिया को सरप्राइज करते हुए सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। इनका जो क्वार्टर फाइनल का मैच था वो था पोर्तुगल के अगेंस्ट। रोनाल्डो, हाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला पोर्तुगल, तो उनके अगेंस्ट मैच था और मोरक्को ने पोर्तुगल को हरा के सेमीफाइनल में अपनी जगह निश्चित कर ली। अब इनकी जो मैच होगी वो होगी फ्रांस के साथ, और आज क्या है, क्रोएशिया की मैच है ना, यानी क्रोएशिया से अर्जेंटीना भिड़ने वाला है। तो लायनल मेसी वाली टीम और क्रोएशिया की टीम ये दोनों भिड़ेंगे, तो ये मैच आज ही अपने को देखनी है। ठीक, तो ये मोरक्को इस तरह से वो पोर्तुगल को हरा के जब सेमीफाइनल में पहुंची, तो पहली अफ्रीकन नेशन है जो सेमीफाइनल में पहुंची है। इट इज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू रीच सेमीफाइनल। तो दिस इज वन मोर बिग न्यूज फ्रॉम कतर वर्ल्ड कप। नेक्स्ट जो है वो है स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड और एक इंडियन वॉरियर कॉर्पोरल की अचीवमेंट के बारे में। इंडियन वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवांडा, he has finished 6th in the 24-hour ultra marathon in Taiwan। 24-hour अल्ट्रा मैराथन। अब देखो मैराथन हमने सुना है, एक मैराथन जो रहती है ना वो ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर की होती है, ये अल्ट्रा मैराथन है। अल्ट्रा मैराथन मतलब 24 घंटे की होती है, और 24 घंटे में बहुत भागना पड़ता है। कितना भागना पड़ता है आपको एक अंदाज दूं, ये अपने अमर सिंह देवांडा जो है ये 6th आए, 24 घंटे में कितना भागे, देखो ये भागे 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर्स। ग्राउंड में 400 मीटर का वो एक लैप होता है, 400 मीटर का राउंड, वो 400 मीटर के 510 लैप्स इन्होंने मारे और फिर भी छठे आए। ठीक है ना, तो ये 24 घंटे में 510 लैप्स उसके मारने में कामयाब रहे। ये है एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवांडा, है ना। वैसे इनके नाम पे इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड भी है, क्योंकि पिछली बार जब ये गए थे तो ये गए थे एशिया ओशनिया 24 आवर चैंपियनशिप में, एशिया ओशनिया 24 आवर चैंपियनशिप, और वहां पे इन्होंने 24 घंटे में
257 किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ लगा दी थी, 257 किलोमीटर से ज्यादा, इतना भागे थे। और इसीलिए इनके नाम पे ही इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड भी है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड इन 24 आवर अल्ट्रा मैराथन किसके नाम पे है, तो नाम याद रखना अमर सिंह देवांडा के नाम पे है ना। और ये टाइम है 24 आवर अल्ट्रा मैराथन, 24 घंटे भागते रहो भागते रहो, ऐसा रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब चलेंगे अगली कहानी पे। अगली कहानी है एक नए एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो आपके ज्ञान में और थोड़ा सा और इजाफा होगा। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विथ फोकस, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। दिस लुक्स गुड, ओके ठीक है। हाँ, तो नया एयरपोर्ट हो रहा है, कहाँ हुआ नया एयरपोर्ट? गोवा में। देखिए, गोवा में एक ही एयरपोर्ट था अभी तक, वो एयरपोर्ट का नाम था डैबोलिम एयरपोर्ट, ठीक है ना। अभी तक एक ही एयरपोर्ट था, और वो एक ही एयरपोर्ट पे क्या हो रहा था कि मिलिट्री भी यूज कर रही थी, डैबोलिम नाम है उसका, है ना। एक ही एयरपोर्ट था जो मिलिट्री भी यूज कर रही थी और कमर्शियल एयरपोर्ट भी था, यानी आम जनता के लिए भी था और मिलिट्री के लिए भी था, इसलिए वहां कंजेशन बहुत हो रहा था। दूसरा, वहां पे एक ही रनवे था, उसकी वजह से तो कंजेशन और भी बढ़ रहा था। ऐसे वक्त पे सरकार ने सोचा कि अभी कहीं दूसरा एयरपोर्ट बनाते हैं, तो अभी नया एयरपोर्ट बना, और नया जो एयरपोर्ट बना वो बना है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। नाम क्या बना है इसका? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। इसका इनॉग्रेशन किया गया 11 तारीख को, और वो किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर के नाम पे और इंडिया के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर के नाम पे, जिनका नाम है मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर वॉज द सीएम ऑफ गोवा, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी ग्रेजुएट थे। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और गोवा के सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर्स में से एक रहे। फिर उनको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया था। कुछ ही साल पहले उनकी तबीयत खराब रहते वक्त भी वो संसद में वो असेंबली में पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने भाषण दिया था। वो पिक्चर्स आपको याद रहेगी। बहुत सिंपल सा आदमी, स्कूटर पे, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी स्कूटर पे घूमने वाला एक व्यक्ति, वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेंट वेरी अर्ली, है ना, बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। और उन्हीं के नाम पे इस नया जो एयरपोर्ट है अभी जो गोवा में बना है, उसका नाम रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो है वो 2870 करोड़ से बना है, और ये कंप्लीटली कमर्शियल एयरपोर्ट होगा, ठीक है ना। डैबोलिम जो है वो कमर्शियल और मिलिट्री दोनों है, ये कंप्लीटली कमर्शियल होगा। इसका जो रनवे है वो बहुत बड़ा है, यानी एयरबस जो है वो एयरबस वगैरह बड़ी से बड़ी एयरबस भी यहाँ पे आके उतर सकती है, इतना बड़ा इसका रनवे बनाया गया है। तो आई होप ये नए एयरपोर्ट के बारे में आपको अभी पता चली गया है, तो अब आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो, और क्या है हमारे पास? और क्या है? और है एक फिर से एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी है? अब ये जो एक्सरसाइज है फिर से हो रही है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और ये जो एक्सरसाइज की बात मैं कर रहा हूं अभी, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में साल में 2 बार होती है। इट टेक्स प्लेस ट्वाइस अ ईयर। नाम क्या है? नाम है कॉर्पैट। नाम क्या है इसका? इसका नाम है कॉर्पैट। कहीं लिखा हुआ है, इसका नाम है कॉर्पैट। कॉर्पैट, कॉर्पैट का नाम कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, है ना। इसका नाम है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, और ये 2002 से चल रही है, 2002 से। तो ये कौन सा एडिशन है? ये अभी जो चल रहा है वो है 39th एडिशन। किसके बीच में होता है? इंडियन नेवी के बीच में और इंडोनेशियन नेवी के बीच में होता है। अब इसमें इंडिया की तरफ से कहां हो रहा है? ये हो रहा है बेलावान, इंडोनेशिया में, बराबर है। इंडिया की तरफ से इसमें किसने 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 पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की तरफ से इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो किया है करमुक ने, है ना। करमुक क्या है? एक इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट है, इंडिया की आईएनएस करमुक, है ना, इंडियन नेवल शिप करमुक, जो कि एक इंडिजिनियसली बिल्ट, हमने खुद ने बनाई हुई है ना, और ये एक मिसाइल कॉर्वेट है। इसके अलावा एक लैंडिंग ड्राफ्ट यूटिलिटी वेसल भी है हमारे पास,
इसका नाम है L58। तो ये L58 भी यहाँ पे पहुंची थी, तो ये भी वहां पे है। इसके अलावा डॉर्नियर नाम का एयरक्राफ्ट है एक, ना, इंडिया का डॉर्नियर नाम का एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो आपको याद रखना है, ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल वाली जो है, देखिए ये जो इंडिया के इधर का जो रीजन है, ये इंडिया हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, है ना। हमने ये भी सारा रेड में देखा था, अगर आपको याद होगा तो वो चाइना वाली जो लिस्ट हमने देखी ना, चाइना से इन्फ्लुएंस वाली, वो ये सारा रेड में था। ये जो है ना इंडियन ओशन का रीजन, ये पूरा रीजन जो आपको ये दिख रहा है, ये इंडियन ओशन का जो पूरा ये इंडियन ओशन वाला जो इधर का पूरा, ज्यादा हो गया, ठीक है ना, ये इंडियन ओशन वाला ये पूरा जो रीजन है, जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो इंडियन ओशन वाले इस रीजन में हमको हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए धोखा यहीं से आने के चांसेस रहते। तो इसीलिए हम यहाँ पे पेट्रोल वाली एक्सरसाइज करते हैं। पेट्रोल का मतलब क्या, ध्यान रखना, है ना, उसको वो तो वो ध्यान रखने की एक्सरसाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं हम, इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के लिए भी ये बहुत जरूरी है ये रीजन, और इसीलिए इसको कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहा जाता है, और इसका नाम है कॉर्पेट, जिसका 39th एडिशन, जिसका कौन सा एडिशन, जिसका 39th एडिशन यहाँ पे चल रहा है। तो आई होप, और यहाँ पे हाँ, जैसे मैंने कहा, 3 इंडिया की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, INS करमुक पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बाद L58 जो एक लैंडिंग यूटिलिटी वेसल है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इतना ही नहीं तो हमारी ओर से डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ये भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस पॉइंट, है ना। ये इंडियन ओशन का जो रीजन मैंने आपको जो बताया रीजन, वो है IOR यानी इंडियन ओशन रीजन। ठीक, यहां तक क्लियर। जो अगला पॉइंट है वो है जापान से एक लॉन्च की खबर आई है, उसके बारे में। अब ये एक स्पेस लॉन्च हुआ है। स्पेस लॉन्च किसका हुआ है, तो स्पेस लॉन्च एक्चुअली किसने किया है, तो ये तो एक आईस्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने ये स्पेस लॉन्च किया है, आईस्पेस, बराबर है। और ये दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर इन्होंने लॉन्च किया है, कमर्शियल मून लैंडर। देखिए अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, उससे इन चीजों को समझते हैं। मून लैंडर क्या होता है, मून लैंडर यानी एक ऐसी चीज या ऐसा ऐसा अब कहिए ऐसा स्पेस शटल या ऐसा ऐसा चीज जो मून पे जाके लैंड करे और वहां की इंफॉर्मेशन हमको दे। अब मून पे लैंड करने का प्रयास हमने भी किया था चंद्रयान 2 वाले मिशन में, जहां पे हमारा चंद्रयान 2 वहां तक पहुंचा था, लेकिन मून पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी। ये जो मून का सरफेस है ये यहाँ तक आया और गिर गया धड़म से। अब धड़म से जब गिर गया तो वो टूट गया, उससे फिर कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन ये मून पे सॉफ्ट लैंडिंग यानी एक्चुअली लैंडिंग करके वहां से इंफॉर्मेशन लाने में 3 कंट्रीज कामयाब हुई है अभी तक। कौन सी हुई है, तो वो है यूएस, चाइना और रशिया, ठीक है ना। तो ये कंपनीज, रशिया, ये कंपनीज अभी तक सक्सेसफुल हुई है सॉफ्ट लैंडिंग कराने में। तो वही अब जापान की प्राइवेट कंपनी ट्राई कर रही है। तो जापान की ये प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, इनका नाम है आईस्पेस। ये बेसिकली एक स्टार्टअप है, ठीक है ना। तो इन्होंने केप कार्निवल फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया, है ना, फाल्कन 9 रॉकेट में इसको लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च इनका सक्सेसफुल रहा। अभी देखेंगे कि ये मून पे जब जाएगा तो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है हकुटो आर। हकुटो आर, हकुटो बेसिकली एक व्हाइट रैबिट होता है। जापान की जो फोकलोर है यानी वहां की जो कहानियां हैं, उन कहानियों में चांद पे एक व्हाइट रैबिट रहता है, सब वो कहते हैं। तो ये व्हाइट रैबिट को वहां पे हकुटो कहते हैं। तो ये हकुटो के नाम पे ही हकुतो कहते होंगे शायद। तो हकुतो को, हकुतो आर, ये नाम उन्होंने इस मून लैंडर को दिया है, बराबर है। मून लैंडर जैसे मैंने कहा एक ऐसी चीज जो मून पे लैंड करेगी। तो अप्रैल 2023 तक शायद ये मून पे जाके लैंड कर दे। तब तब के करंट अफेयर्स में हम इस पॉइंट को जरूर लाएंगे और तब मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा। ठीक, आई होप यहाँ पे चीज क्लियर हो गई होगी। 11 दिसंबर को हकुतो आर को भेजा गया। कहां से भेजा गया, केप कार्निवल से भेजा गया जो कि फ्लोरिडा में है, वहां से भेजा गया। किसने भेजा है, तो आईस्पेस नाम की एक कमर्शियल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जापान की, उसने भेजा है, एक स्टार्टअप है। और चंद्र अपने मून पे
सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाली कंपनीज कौन सी है, तो वो है यूएस, चाइना और रशिया। तो ये इन कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब चलते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला कहानी, अगला किस्सा इज रिलेटेड टू दीपंकर दत्ता। दीपंकर दत्ता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पे शपथ ली है ना। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, दीपंकर सॉरी फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। और अपने जो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने 12 दिसंबर को इनको शपथ दिलाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको याद रखनी है। नाम क्या है, दीपंकर दत्ता, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसका मतलब अब हमारी सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस की जो जगह होती है उसमें से 28 जजेस अब है और 6 वैकेंसीज है जो कि भरी जा सकती है। ठीक है, चलो, और इनका टर्म भी जो रहेगा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इनका टर्म 8 साल का रहेगा यहाँ से। तो ये 65 की एज तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, तो फरवरी 2030 तक तो ये सुप्रीम कोर्ट में बने रह सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इज दी लुक्स लाइक इट इज द फाइनल पॉइंट फॉर टुडे। कौन सा है, तो ये पॉइंट जो है ये है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। अब G20 हमको पता है G20 का प्रेसिडेंट फिलहाल इंडिया है, इसलिए सारी मीटिंग इंडिया के प्रेसिडेंसी में हो रही है। और इंडिया के प्रेसिडेंसी में ये 13 दिसंबर से मीटिंग शुरू हुई, बराबर है। नाम क्या है, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। एक DWG कहा जाता है इसको, G20 का DWG। अब ये DWG मिलता क्यों है या बैठा क्यों या इन्होंने मीटिंग की क्यों, तो इनका एजेंडा था कि डेवलपमेंट के इश्यूज को सॉल्व करना या डेवलपमेंट के इश्यूज पे बात करना। लेकिन कहाँ की डेवलपमेंट की इश्यूज, तो कौन सी कंट्री में, इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज, यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में चर्चा हुई, लेकिन कहाँ की, डेवलपिंग कंट्रीज, उसके बाद में सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और ऐसी कंट्रीज की जो आइलैंड नेशंस है। तो यहां पे हमको याद रखना है कि G20 DWG कौन से 3 कंट्रीज के बारे के डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में चर्चा करता है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में करता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में करता है, और आइलैंड कंट्रीज के बारे में करता है। ठीक है ना। तो इनकी मीटिंग जो हुई वो हुई 13 दिसंबर से। कब तक चलेगी, अभी चल रही है मीटिंग, है ना, 13 दिसंबर, आज ही तो शुरू हुई मीटिंग, तो आज मीटिंग शुरू हो गई, अभी अगले 4 दिन चलेगी, 17 दिसंबर तक ये मीटिंग चलेगी। और इंडिया के प्रेसिडेंसी में होगी। और कहाँ हो रही है ये आपको ध्यान में रखना है, DWG की जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है मुंबई में। ठीक, तो दिस इज व्हाट, अरे हाँ, क्वेश्चन सवाल रह गए थे, सॉरी आई, तो वो आखिरी स्लाइड थी, अब ये जो आखिरी स्लाइड है ये है सवाल। तो आज के 5 सवाल आपके लिए इस प्रकार है, इसके जवाब आपको पता ही होंगे भी अगर आपने पूरा क्लास अच्छे से सुना है तो बस फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना। एक जो सवाल, पहला जो सवाल है आपके लिए वो है कि जो डेटाबेस रीलॉन्च किया है डबल थिंक लैब्स ये कंपनी ने, है ना, उस डेटाबेस का नाम क्या है, मैंने आपको बताया था उस डेटाबेस का नाम क्या है, ये आपको यहां बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा, किसका रिकॉर्ड, ईशान किशन ने डबल 100 मारी, 126 बॉल में डबल 100 मारने का रिकॉर्ड बनाया, आपको बताना है इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ना, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये आप इसका जवाब आपको देना है। तीसरा सवाल जो आपके लिए है यहाँ पे वो है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है GCC, इसमें नीचे जो 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सी कंट्री GCC या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने कॉर्पेट में हिस्सा लिया है इंडिया की साइड से, इंडिया की साइड से कौन से एयरक्राफ्ट ने कॉर्पेट, जो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है उसमें, इंडिया इंडोनेशिया की नेवीज के बीच में हो रहा है उसमें कौन से एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है, तो ये आपको बताना है। और फाइनल ये भी बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से
यानी पहला ऑप्शन तो आपका ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ये हो गया, चौथा हो गया ये, और पांचवा हो गया ये, है ना। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क ये IUCN की ग्रीन लिस्ट में है। तो ये मैं थोड़ा सा बाजू में हो जाता हूं, आपको ये पांचों सवाल यहां दिखेंगे, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये आज के 5 सवाल और ये थे आज के सारे हमारे करंट किस्से। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। अभी हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।